नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, देखिएगा आज की क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक कक्षा 6 की। हमारा अतीत का पहला लेसन और अध्याय का नंबर है क्या, कब, कहां और कैसे घटनाएं घटित हुई है, उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा एनसीईआरटी बुक की एक सबसे बड़ी और सबसे बढ़िया खासियत यह है कि इसमें हम बोलचाल भाषा में जिस प्रकार से हम बात करते हैं उसी प्रकार से इसमें शब्दावलियों या शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे आसान तरीके से किसी भी चीज को समझा जा सकता है। तो इसलिए आपका सबसे पहले बेस यहीं से कंप्लीट होता है। किसी भी प्रकार की आप प्रिपरेशन करें, किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करें, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक्स की पहले लेसन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या, कब, कहां और कैसे। तो देखिएगा सबसे पहले एक बालिका है और एक बालिका एक सवाल पूछती है और सवाल इस प्रकार से पूछती है। राशिदा बैठी है और अखबार पढ़ रही थी और अखबार पढ़ते समय उसकी अचानक उसकी निगाह जो है एक सुर्खी पर पड़ गई 100 साल पहले की, यानी कि अखबार में खबर आई 100 साल पहले की। वो सोचने लगी कि यार ये कैसे जाना जा सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ हो। यानी कि अखबार में जिस प्रकार से पुरातात्विक स्रोत या पुरातात्विक स्थल को खोजा गया जिसमें बताया गया कि 3000 ईसा पूर्व का है भैया, तो आपके दिमाग में आएगा कि यार ये चीज कैसे। तो एक 6ठी क्लास की बालिका है और उसके दिमाग में चीज आई कि कैसे ऐसा हो सकता है कि 100 साल पहले की किसी चीज का किस प्रकार से पता लगाया जा सकता है। तो उसी का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा कैसे पता लगाया जा सकता है, यानी कि कल की बात की अगर हम बात करें तो कल के बारे में जानने के लिए हम किसी भी व्यक्ति से या फिर न्यूज़पेपर से हम जान सकते हैं। आज के न्यूज़पेपर पढ़कर हम कल का पता लगा कल क्या हुआ था। और भी 1 साल पहले की या पिछले साल की एक बात की अगर आप जानकारी चाहिए तो आप उसकी भी जानकारी ढूंढ सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा संभव है किसी व्यक्ति से आप सुन सकते हैं, टीवी टेलीविजन से सुन सकते हो कि आज के 2 साल पहले क्या हुआ था। वर्तमान समय में तो ऐसा सिस्टम है कि आप लोगों को हर चीज अवेलेबल है, लेकिन जिस समय ये सारी चीजें उपयोगी नहीं थी या फिर ये सारी चीजों का उपयोग नहीं किया जा रहा था, ये चीजें थी नहीं, तो उस समय किस प्रकार से इतिहास किस प्रकार से उस समय के बारे में जान सकते हैं, तो उसके बारे में इसके दिमाग में सवाल है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो अतीत के बारे में हम क्या जानना एक सवाल फिर बनता है यहाँ पर कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, क्यों और कैसे और क्या जान सकते हैं। तो देखिएगा अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह घरों में रहा करते थे। हम आखिर यानी कि शिकारी हुआ करते थे, पशुपालक, कृषक हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, पुरोहित वर्ग हुआ करता था, शिल्पकार वर्ग हुआ करता था और कलाकार हुआ करते थे, संगीतकार हुआ करते थे, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं पहले की। यही नहीं, हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाया करते थे। तो उस समय के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसका जरिया है हमारा अतीत, यानी कि हमारे इतिहास के बारे में जानकारी। अब आप लोगों को पता है कि इसका अर्थ क्या होता है। इति प्लस हास, इति ऐसा, हास यानी कि हुआ, यानी कि ऐसा हुआ होगा, निश्चित ही ऐसा हुआ होगा। इतिहास का अगर शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करते हैं तो ऐसा निश्चित हुआ होगा, तो उसके बारे में। अब सबसे पहला सवाल आप लोगों के दिमाग में आता है कि लोग कहाँ रहते थे, क्यों, कब, कहां और कैसे। अब आप लोगों को पता चल गया क्यों का जवाब तो आप लोगों को पता चल गया कि इतिहास के बारे में क्यों जानना चाहिए। शब्दावली से ही आपको पता चल रहा है क्यों जानना चाहिए, क्योंकि आपके अतीत के बारे में जानना या फिर आप जिस समय पर या जिस स्थान पर आप खड़े हो उसके बारे में, जिन सुविधाओं का आप लाभ उठा रहे हो उनके बारे में जानकारी रखने के लिए आपको इतिहास पढ़ना जरूरी है। कब की अगर अपन बात करें, यानी कि वर्षों पहले की, हजारों वर्षों पहले का इतिहास हम पढ़ सकते हैं, तो उसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसके बाद में तीसरा वर्ड है कि कहां, लोग कहां रहा करते थे, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। लोग कहां रहते थे, देखिएगा कई लाखों वर्षों पहले से लोग जो है इस नदी के तट पर रहा करते थे। ये रहने वाले प्रारंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक हैं जो कि आसपास के जंगलों के अंदर विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वो जड़ें, फल, जंगल के अन्य उत्पादकों या उनको संग्रहण करने की प्रक्रिया जो होती थी वो हुआ करती थी। वो जानवरों का आखेट या शिकार करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम के शैलोमान खिलतर की जो पहाड़ियां हैं उनसे पता लगाओगे कि इस क्षेत्र के कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर लगभग
8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष जो है स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जो है उनकी जैसी फसल का उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया और ये शुरुआत हुई होगी। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तरी पूर्वी गौर तथा मध्य भारत की विंध्याचल की पहाड़ियां के बारे में पता लगाओ, यानी कि इस मानचित्र के बारे में हम बात करेंगे, नीचे मैं बात करूंगा अभी। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र है जहां पर कृषक या कृषि का विकास हुआ है। जहां सबसे पहले चावल उपजाए गए हैं वह स्थान विंध्याचल के उत्तर में स्थित है। जहां पर चावल उत्पादित किए गए हैं वो विंध्याचल पर्वतमाला। देखिएगा, अब आप लोगों को पता चलना चाहिए और आप लोगों को पता होना चाहिए, इस मानचित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात एक बार हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मानचित्र आप लोगों को मैं समझाऊंगा, ठीक है। मानचित्र में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के बारे में पता लगाने का प्रयास करेंगे। अभी देखते हैं, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है और उसकी छोटी छोटी जो नदियां होती है वो सहायक नदियां कहलाती है ना। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर जो है फले फूले थे। जिस प्रकार से गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ है, जो लगभग 2500 वर्ष पूर्व की कहानी है ये, ठीक है। गंगा तथा इसकी सहायक नदियां, सोनू को जो नदी है उसके बारे में पता लगाएंगे। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के जो क्षेत्र है उसको प्राचीन काल में मगध कहा जाता था, जिसको वर्तमान समय में हम लोग बिहार कहते हैं। इसके शासक जो है बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया हुआ था। देश में अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य स्थापित किए गए थे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से पर दूसरे हिस्से तक की यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों पर, पहाड़ियों पर, रेगिस्तान, नदियां तथा समुद्री के कारण से यात्रा जो है जोखिम भरी भी हुआ करती थी। फिर भी ये यात्री उनके लिए असंभव नहीं थी। और वर्तमान समय में अगर हम बात करें, जिस प्रकार से ये हम बात कर रहे हैं भूतकाल की, यानी कि जो समय बीत चुका है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग निवास करते थे उनकी यात्राओं का समय या उनका जो दौर हुआ करता था वो यही हुआ करता था कि भारत का भ्रमण, जिसको आप लोग कहते हैं भारत का भ्रमण। जब राजा महाराजाओं के समय की अगर हम बात करते हैं तो उस समय राजा महाराजाओं के लिए भ्रमण की जो प्रक्रिया शुरू होती है वहां से ही हम यात्रा की शुरुआत करते हैं, या फिर वहां उससे पहले भी यात्राएं की गई है उनके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो उसके बारे में जानने के लिए भी एक बार मैं मानचित्र की सहायता दूंगा और मानचित्र की सहायता से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। देखिएगा, जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि आदि मानव के बारे में हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम अतीत के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आदि मानव के बारे में, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि अगला लेसन आपका वही होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा यात्राओं की शुरुआत कैसे होती है। जिस प्रकार से आप लोगों ने सुना होगा, ज्योग्राफी हम जब पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर होमोसोपियंस जैसे आदि मानव के बारे में पता चलता है हम लोगों को। तो हम चर्चा कर रहे थे यात्राओं के बारे में कि किस प्रकार से यात्राओं का सिलसिला शुरू हुआ। तो देखिएगा, यात्राओं का सिलसिला इस प्रकार से शुरू हुआ कि कई बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी वस्तु का आदान प्रदान करने के लिए व्यापारी लोग जाया करते थे। कई बार व्यापारी लोग जो है समूह में जाया करते थे। तो एक वस्तु को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए यात्राओं का सिलसिला शुरू हुआ और उसी को हम जो है व्यापार का नाम देते हैं और व्यापार के कारण ही यात्राओं का ज्यादा आरंभ हुआ था। तो व्यापार के बारे में अगर हम बात करें तो व्यापार के वर्तमान समय में ही आप लोग व्यापार करते हैं, जो कि एक देश से दूसरे देश तक आप कोई वस्तु पहुंचाते हैं। आज बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास में है जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरी जगह पर आसानी से किसी भी सामान को, किसी भी प्रोडक्ट को हम पहुंचा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था कि यात्राएं करनी पड़ती थी, लोग समूह में यात्रा करते थे, एक साथ भ्रमण करने जाया करते थे और उनको जो मार्ग दिखाया जाता था वो एक अनुभवी व्यक्ति या फिर प्रौढ़ व्यक्ति जो होता था, इसको यानी कि आप कह सकते हैं अत्यधिक बुजुर्ग व्यक्ति जो हुआ करता था, वो उनको अपने अनुभव के आधार पर जो है रास्ते बताया करता था। उन्हीं के साथ में वो ग्रुप्स में, यानी कि व्यापारी जो है एक संगठन में जाया करते थे, व्यापारी एक साथ जाया करते थे, समूह में जाया करते थे। लोग पशुओं के साथ में, अपने कीमती वस्तुओं के साथ में व्यापार किया करते थे, क्योंकि एक स्थान से दूसरी जगह पर उस चीज की कीमत जो है उन लोगों को मिलती थी। इसलिए व्यापार की शुरुआत किससे होती है? यात्रा से। और यात्रा की शुरुआत किससे होती है? व्यापार से। यानी कि दोनों का आपस में लिंक है। और लिंक यही है कि व्यापार की शुरुआत कैसे होती है, तो यात्राओं की शुरुआत जैसे हुई वैसे ही व्यापार की शुरुआत होती है। क्योंकि एक वस्तु की दूसरी जगह पर अगर डिमांड होगी तो उस वस्तु को वहां पहुंचाना जरूरी है।
जब उस वस्तु को वहां पहुंचाया जाएगा तो उसकी डिमांड पूरी होगी, साथ ही में उसके साथ में जो गया व्यक्ति जो जा रहा है उस व्यक्ति की यात्रा होगी, यानी कि उस यात्रा के दौरान उसके सामने जो घटित घटनाएं हैं और उनके बीच में जो वार्तालाप है या फिर उनके बीच में जो लिंक है या फिर उन्होंने जो घटनाएं घटित होती हुई देखी या वहां का जो इन्वायरमेंट है वो उसको उसने देखा, वहां का खान पान देखा, वहां का रहन सहन देखा, वहां का पहनावा देखा, तो उन चीजों को वो डिफरेंस देख पाया और डिफरेंस देखने के साथ साथ ही उन चीजों को वो ग्रहण कर पाया और ग्रहण करके क्या करा, एक स्थान से दूसरी जगह पर उसका ट्रांसफर हो गया। तो देखिएगा इस मानचित्र के माध्यम से मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि भारत के बारे में आप लोग सुनते हैं कि उपमहाद्वीप है, तो उपमहाद्वीप की प्राकृतिक मानचित्र है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय का मानचित्र आप लोगों के सामने है, लेकिन उस समय के मानचित्र की परिकल्पना कर आप इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें एक मैं नदियों का समूह या नदियों का ग्रुप आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। इसमें एक बार देखो, देखिएगा इधर आपको सिंधु नदी दिख रही है। सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो ये आपके पाकिस्तान वाले जो क्षेत्र है वर्तमान समय में, तो पाकिस्तान वाले वर्तमान समय का जो क्षेत्र है इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर सिंधु नदी नजर आ रही है। तो ये जो क्षेत्र है इस सिंधु नदी के आसपास जो है सहायक नदियां हैं, जिसमें झेलम है, चेनबा है, रावी नदी है, सतलज नदी है, व्यास नदी है, तो ये नदियां इसकी सहायक नदी है। इसके बाद जो जिस प्रकार से आपको पता है कि अफगानिस्तान की तरफ से यहाँ पर एक नदी आ रही है जिसका नाम है काबुल नदी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्षेत्र है। तो इसके आसपास के जो लोग हैं या फिर इसके आसपास जो लोग निवास करते हैं उन लोगों को यहाँ पर जिस प्रकार से ब्रह्मपुत्र की जो पहाड़ियां हैं वहां की कुछ वस्तुएं का व्यापार का आदान प्रदान का जो साक्ष्य प्राप्त होता है, जिसको आप लोग कहते हैं कि पूर्व से जो पश्चिम की जो यात्रा की गई थी उसका साक्ष्य इन नदियों को माना गया है। इसका कारण यह है क्योंकि नदियों के आसपास जो लोग हुआ करते थे, यानी कि जरूरत किसी भी वस्तु की जरूरत कहाँ पड़ेगी, जहां पर लोग होते हैं। अब लोग कहाँ रहेंगे, जहां पर नदियां थी, जहां पर पानी की व्यवस्था थी। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि जब भी इतिहास को सामान्य बातों में हम पढ़ते हैं तो यही पता चलता है कि इतिहास को पढ़ने से हमें एक चीज का ज्ञात होता है कि मानव का निवास करता है जहां पर पानी सर्वाधिक मात्रा में उसको मिल जाए, पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। तो नदियों के किनारे रहा करता था। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो घाटी है उसके क्षेत्र में जो लोग निवास करते थे, जो पहाड़ी क्षेत्र थे, वहां से जिन चीजों की जरूरत पड़ती थी जड़ी बूटियों की, तो वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में जो लोग रहा करते थे उनको जरूरत पड़ती थी तो वो वहां से लेने चले जाया करते थे। यहाँ के लोग उनको व्यापार के थ्रू यानी कि बेचने आया करते थे। तो इस प्रकार से इनका सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद में देखिएगा अब यहाँ पर पर्वतमालाओं के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक बार आप देखें, यहाँ पर देखिएगा एक पर्वतमाला है जिसका नाम है किरथार पर्वतमाला, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। इधर आपको देखिएगा एक पर्वतमाला दिखाई देगी जिसका नाम है हिमालय, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बाद में देखिएगा इधर आपको पश्चिमी घाट दिखाई देगा। इसके बाद में मैं आप लोगों को यहाँ दिखाना चाहूंगा नीचे, जिसको कावेरी नदी यानी कि पूर्व घाट जिसको आप लोग कहते हैं। इधर आपका अरब सागर आपको दिख रहा है, ये बंगाल की खाड़ी आपको दिख रही है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ग्रुप आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, इस मानचित्र में एक चीज दिखाने की कोशिश की गई है कि आप एक बार नदियों की लोकेशन देख लीजिएगा। वर्तमान समय के भारत को आप भूल जाइए, वर्तमान समय के राज्यों को आप एक बार भूल जाइए, आप उस समय में चलिए जिस समय लोग यहाँ पर निवास किया करते थे और उनका यात्रा की जो शुरुआत हुई, व्यापार की जो शुरुआत हुई, उस समय की हम बात कर रहे हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपको एक चीज लिंक दिखेगी कि आपस में नदियां जो है, यानी कि एक नदी से एक नदी की श्रृंखला है जो बहुत लंबी दूरी तय कर रही है। कुछ नदियां हैं जो छोटी छोटी दूरियां तय कर खत्म हो रही है कुछ समय पश्चात। तो यहाँ पर पहाड़ियां भी है, जिस प्रकार से आप लोगों को पता चलेगा कि इधर मध्य वाला जो भाग है इसमें विंध्याचल पहाड़ियां हैं, जहां से नर्मदा नदी है, सोना नदी है, चंबल नदी है, इन नदियों का उद्गम हो रहा है। सतपुड़ा नदी है, इधर ताप्ती नदी है। इसके बाद में देखिएगा पूर्वी घाट की जो नदियां हैं उसके अंदर आपकी गोदावरी है, दक्कन वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। इसके अंदर कृष्णा नदी है, तंग बहादुर नदी है, पेनार नदी है। इसके बाद में इधर कावेरी नदी है, नीचे के क्षेत्र में आप देखोगे यहाँ पर। इसके बाद में देखिएगा इधर आपको दिखाई देगी महानदी, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं इधर ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि गौर की जो पहाड़ियां हैं वहां से ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो आ रही है। इसके बाद में ये नदी जो है यहाँ पर कौन सी नदी है, गंगा नदी। अब गंगा नदी में आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें से यमुना है, चंबल है, सोना नदी है और गंगा नदी है, ये इसकी सहायक नदियां हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मानव निवास, जाहिर सी बात है कि मानव वही निवास करेगा जहां पर उसको पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। इसी प्रकार से ये यात्रा का वर्चस्व और यात्रा की शुरुआत होती है और यात्रा का सिलसिला इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब वर्तमान समय में हम देख लेते हैं कि जिस प्रकार से देखिएगा धार्मिक गुरुओं की लोग जो है सलाह लिया करते थे, शिक्षा लिया करते थे, एक गांव से दूसरे गांव तथा कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाहत में भी उत्साह यात्रा किया करते थे
और इन सभी यात्रियों से लोग एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। इन सभी यात्राओं के माध्यम से विचार क्या करते थे, आदान प्रदान करते थे। इस प्रकार से आप लोगों को पता है कि 2014 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसके पश्चात उन्होंने कई सारे देशों के साथ में यात्राएं की और कई सारे प्रधानमंत्रियों के साथ में उन्होंने मीटिंग की, बैठक ली, क्योंकि उन्हें भी विचारों के बारे में, उनकी सोच के बारे में और देशों के बारे में जानकारी मिलती है जब यात्रा हम करते हैं। तो एक स्थान से दूसरा स्थान जाना केवल एक व्यापार मकसद ही नहीं हो सकता है, बल्कि एक यात्रा भी हो सकती है और यात्रा के अंदर किसी चीज को जानने की जिज्ञासा भी हो सकती है। ठीक है, तो व्यापार मात्र हम इसका उद्देश्य नहीं मान सकते कि यात्रा का उद्देश्य केवल व्यापार है। ठीक है, व्यापार नहीं है, क्योंकि हम वहां के विचार, अवसर ये जानने के लिए भी हम यात्रा करते हैं। अब आज के लोग यात्रा क्यों करते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। एक सवाल आप लोगों को मन में आया होगा कि आज तो हमारे पास सब सुविधाएं हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से ईरान इराक से हम पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोल मंगा सकते हैं, अमेरिका से कोई भी चीज चाहिए तो एरोप्लेन के माध्यम से मंगा सकते हैं, समुद्री मार्ग से जहाज से मंगा सकते हैं। ठीक है, फिर भी लोग आज यात्रा क्यों करते हैं इसका कारण जान लेते हैं। एक बार फिर से मानचित्र को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मानचित्र में हम देखेंगे एक तरफ पहाड़ियां हैं, जैसे विंध्याचल की पहाड़ियां मैंने आपको बताया, हिमालय पर्वत मैंने आपको बताया, गौर पर्वत मैंने आपको बताया, कीर्थर पर्वत मैंने आपको बताया। तो ये क्या है, पहाड़ियां हैं, पर्वत है, समुद्र है, समुद्र के बारे में जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे अभी। ठीक है, समुद्र है, इसी प्रकार से उपमहाद्वीप की जो प्राकृतिक जो सीमाएं हैं उसका निर्माण होता है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके, वो पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, गहरे समुद्र को भी पार कर सकते हैं। उपमहाद्वीपों के बाहर से कुछ भी लोग या फिर कुछ लोग यहाँ पर आ भी सकते हैं, यहाँ बस गए हैं। लोगों का ये आवागमन हमारी संस्कृति परंपरा को समृद्ध, कई 100 साल वर्षों से लोग पत्थर को तराशने का काम कर रहे हैं, संगीत की रचना कर रहे हैं, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में भी एक दूसरे के विचारों को अपनाते जा रहे हैं। जिस प्रकार से मैं एक जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में हम पश्चिमी जो संस्कृति है उसके शिकार हो चुके हैं, क्योंकि हमारा जो पहनावा है वो हमारा इंडियन जो कल्चर था, इंडियन जो संस्कृति थी, वो वर्तमान समय में नहीं है, आप लोगों को पता है, क्योंकि हम पश्चिमी संस्कृति अपनाते जा रहे हैं। हर चीज में हम बहुत ज्यादा शॉर्टकट चाहते हैं। ठीक है, चाहे आप कपड़े ले लीजिए, चाहे आप कोई भी फैशन डिजाइनिंग ले लीजिए, आप संगीत में भी वर्तमान समय में आप लोग देखेंगे कि जो विद्यार्थी सीबीएसई बोर्ड के हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, कई सारे बच्चों से मुलाकात होती है तो उनसे ये पता चलता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे एक ट्रेंड हुआ करता था कि हम लोग जो जिस समय वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में हम फिर भी जो है भारतीय संस्कृति की नामात्र ही कल्पना कर रहे हैं या फिर नामात्र ही उसकी पालना कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। लेकिन आने वाली जो अपनी पीढ़ी है वो शायद भारतीय संस्कृति को पूर्ण तरीके से भूल जाएगी और भारतीय संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, क्योंकि भारतीय संस्कृति को वर्तमान समय का जो स्वरूप है उसमें क्या माना जाता है, देहाती या फिर अनपढ़ लोग या फिर एक अनाड़ी लोग माने जाते हैं कि ये किसी भी काम के नहीं, ये बेकार अशिक्षित लोग हैं और ये असक्षम है। इसका कारण क्या है कि भारतीय लोगों को ऐसा माना क्यों गया, और ये हमारे ही जहन में, हम ही भारतीय होने के नाते हमारे जहन में ऐसा क्यों सवाल आया कि मैं जिस प्रकार की भाषा बोलूंगा या जिस प्रकार का मैं कपड़ा पहनूंगा या फिर जिस प्रकार का मेरा जो क्षेत्र है उसमें मैं उसी प्रकार से रहूंगा, तो लोग मुझे इस दृष्टि से क्यों देखेंगे कि ये अनपढ़ है या फिर ये गंवार है या जाहिल है। ये एक मानसिक सोच है। तो मानसिक सोच के चलते ही हमारे क्या हो गए, विचार बदले। जैसे ही हमारे विचार बदले, जिस प्रकार से मैं वर्तमान समय की बात करूं तो अभी आप लोग अगर किसी प्रकार की संस्कृति आप ले लीजिए, आपकी भाषा ही ले लीजिए, अगर आप आपकी क्षेत्र की भाषा बोलेंगे तो आप लोगों को बहुत डिफरेंस लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये गंवार जाहिल व्यक्ति है। अगर आप उसी प्रकार के कपड़े पहनेंगे जिस प्रकार के हमारे भारतीय संस्कृति में पहनते हैं तो आप लोगों को ऐसा ही लगेगा कि ये बिल्कुल जाहिल व्यक्ति है या फिर गंवार व्यक्ति है। ठीक है, लेकिन आप वर्तमान समय में क्या करते हैं कि जितना शॉर्टकट हो सकता है, यानी कि पश्चिमी संस्कृति से जितना अच्छी जो संस्कृति आपने मानी है, भारतीय संस्कृति को आप नकारते हैं वर्तमान समय में, लेकिन पश्चिमी संस्कृति को आप बहुत ज्यादा मानते हैं। ये अपनी नहीं बल्कि अपनी सरकार या प्रशासन, सबसे पहले ये जो बदलाव हुआ वो कहां पर हुआ, प्रशासन तंत्र में ये बदलाव हुआ, तभी तो जनता तक पहुंची। यानी कि किसी भी बात को जनता तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है। ठीक है, तो काफी समय लगने की कहानी जो है, उस कहानी के बारे में अगर हम अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो अपन को उस चीज के बारे में हम पहुंच जाएंगे कि हमारे अंदर जो है पश्चिमी संस्कृति कहां से आई। क्योंकि अब हम बात कर लेते हैं 1600 ईस्वी की, अगर ये कहानी आ चुकी है तो इस पर हम बात ही कर लेते हैं। 1600 ईस्वी की अगर हम बात करते हैं तो उस समय
हमारा कल्चर वही थी, हमारी संस्कृति वही थी, हमारी शिक्षाएं वही हुआ करती थी। गुरुकुल में शिक्षाएं हुआ करती थी, जब तो लोग गंवार और जाहिल व्यक्ति नहीं माना करते थे, गुरु की दक्षिणा लिया करते थे लोग। और वर्तमान समय की बात तो आप छोड़ ही दीजिएगा, लेकिन उस समय की अगर अपन बात करें तो जो शिष्य हुआ करते थे गुरुकुल में, जो विद्यार्थी पढ़ा करते थे, यानी कि वो जो शिष्य हुआ करते थे गुरुओं के, वो शिष्य सुबह जो है यानी कि अपने गांव बस्ती में जाकर भोजन जो है गुरु के लिए दान दक्षिणा जो मांग कर लाया करते थे। क्या वर्तमान समय में ऐसा स्वरूप है? उस समय लेकिन उन लोगों को फिर भी इज्जत दी जाती थी। 16वीं शताब्दी की शुरुआत की अगर हम बात करें, उस समय तक हम सही थे। जैसे 17वीं शताब्दी की अगर हम शुरुआत करेंगे या 17वीं शताब्दी में अगर परिवर्तन देखने को मिलेगा, जैसे ही ब्रिटिश या फिर बाहरी, ब्रिटिशों का नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही बाहरी कंपनियों का आगमन होने लगा, जैसे फ्रांसीसी आए, डच आए, अंग्रेज आए, स्वीडन वासी आए, तो जिस प्रकार से ये लोग भारत में धीरे धीरे आने लगे, तो भारत की संस्कृति जो है धीरे धीरे कैसे बदल गई। क्योंकि पहले जिस प्रकार से अंग्रेजों की जो संस्कृति है, अभी वर्तमान समय में पश्चिमी संस्कृति के ज्यादा गुलाम है। उसका कारण ये है क्योंकि काफी लंबे समय तक जो है हमारे देश में अंग्रेज रहे, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम संस्कृति में क्या हुए, बदलाव हो गया। संस्कृति में ही नहीं बल्कि हमारे प्रशासन तंत्र से लेकर हमारी हर चीज जो है पश्चिमी हो गई वर्तमान समय में। अभी आप लोग देखते हैं, क्योंकि हर प्रकार से अब ये बदलाव कैसे हुआ, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति व्यापार करने आया और उसने सब कुछ बदल के चला गया, ऐसा तो नहीं हुआ। यहाँ पर जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि अंग्रेज व्यापार करने आए, कुछ समय यहाँ पर रहे, उसके पश्चात उन्होंने यहाँ पर रहना प्रारंभ किया। उन्होंने उनके धर्म के बारे में हमें बताया, संगीत के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई, उनके भोजन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई, उनके पहनावे को हमें अच्छा लगा, उनका पहनावा हम सीखने लगे धीरे धीरे। तो वो सारी चीजें बदलाव होने लगे। अब धीरे धीरे वही चीजें राजसत्ता जो है अंग्रेजों के हाथ में आ गई। जैसे राजसत्ता अंग्रेजों के हाथ में पूर्ण तरीके से आई, भारत पूर्ण तरीके से गुलाम होने लगा, और उसी समय राजतंत्र के अंदर भी क्या हो गया, यानी कि पश्चिमी संस्कृति का आगमन हो गया। तो उन चीजों को जोर जबरदस्ती समय से थोपा गया। इस एक प्रोसेस को चलते हुए 16वीं शताब्दी खत्म, 17वीं शताब्दी खत्म हुई, 18वीं शताब्दी खत्म हो जाती है। 18वीं शताब्दी के अर्ध शताब्दी में आने, यानी कि 1857 के लगभग 1850 में आकर लगभग इसका विरोध करने लगता है। वो भी पूर्ण तरीके से इसका विरोध नहीं किया जाता है। कुछ समय 1857 की क्रांति होती है, उसके कुछ कारण रीजंस बताए जाते हैं, तब जाकर उसका विरोध होता है। तो तब तक तो काफी समय बदल चुका हुआ। बदल जाने के बाद क्या होता है कि 19वीं शताब्दी में शुरुआती दौर में भी यही होता है, प्रथम विश्व युद्ध निकल जाता है। उसके बाद में 1920 की अगर हम कहानी जानते हैं, 1930 कम पढ़ते हैं, तो उस समय एक लहर चलती है, उस पर लहर में बदलाव, स्वदेशी जैसे आंदोलनों का हम नाम पढ़ते हैं। तो वो इसको काफी दूर करने की कोशिश करे, लेकिन ये नहीं दूर नहीं हो पाया। क्योंकि इसका कारण ये था क्योंकि उस समय तक हमारे भारतवासी भी लगभग जो है काफी सारे लोग उन चीजों को अपना चुके थे, अपना धर्म मान चुके थे, अपनी संस्कृति मान चुके थे, अपनी पहचान मान चुके थे, अपना पैसा उन चीजों को मान चुके थे। अपने व्यापार में भी वही चीजें डल गई थी। राजतंत्र में जो चीजें आती है वो व्यापार में आती है, और जो व्यापार में जो चीजें आती है वही समाज के अंदर आती है। अब आप एक चीज समझना, क्योंकि जिस प्रकार से भारत सरकार की अगर हम बात करें, तो भारत सरकार ने भी मान लीजिए चीन के साथ में व्यापारिक संबंध बंद कर दिया। व्यापारिक संबंध बंद करने का कारण था क्योंकि जिस प्रकार से वहां से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो व्यापारियों के पास आ रहे हैं, जैसे वहां से प्रोडक्ट व्यापारी के पास आ रहा है तो वो जनता के पास में पहुंच रहा है, जनता के साथ में धोखाधड़ी हो रही है, सस्ते माल आ रहे हैं, उसका भी कारण है। दूसरा कारण यह है क्योंकि वो चीन जो एक ऐसा देश है जो कि विश्व के सारे देशों की जानकारी रखता है, वहां के पहनावे से लेकर, वहां के खान पान से लेकर, वहां के हर चीज जो चीज यूज की जाती है उसको डेवलप करने में बहुत एक्टिव कंट्री है वो। तो इस कारण से भारत ने उससे संबंध तोड़ लिया। क्योंकि भारत ने उससे संबंध तोड़ने से हमें बहुत ज्यादा फायदा मिला है, क्योंकि हम वर्तमान समय में जो है फिर भी थोड़ा रियलिटी पे टिके हुए हैं। लेकिन अगर चाइना को व्यापार बंद नहीं करते तो शायद वर्तमान समय में हर चीज डुप्लीकेट हो जाती, किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं रहती। ठीक है, तो ओरिजिनल जो चीज होती है उसकी कीमत धीरे धीरे घट जाती है और उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण यही है। तो इसी प्रकार से राजसत्ता ही से बंद किया जाता है। जैसे मोदी जी ने, यानी कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने व्यापार संबंध तोड़ लिया। जैसे व्यापार संबंध तोड़ा तो उनकी संस्कृति, उनका खान पान, उनका पहनावा, उनकी वस्तुएं हमारी तरफ आना बंद हुई, तो हमें बदलाव देखने को मिला। क्योंकि हम अब स्वदेशी पर अपनाने लगे, स्वदेशी चीजों को ज्यादा देखने लगे, क्योंकि अब हमारी चीज में क्वालिटी देखने लगे। पहले हम पैसे देखा करते थे, अब क्वालिटी देखते हैं, तो ये डिफरेंस होता है। तो अंग्रेजों ने भी इसी प्रकार से पश्चिमी जो संस्कृति है वो हमारे देश में ऐसे ही नहीं आई और हम वैसे ही इसके गुलाम नहीं हुए। वर्तमान समय में आप लोग हिंदी जो बोलते हैं उन व्यक्तियों को आप ऐसे ही समझते हैं कि अनपढ़ है, वही बात है, क्योंकि उसमें पश्चिमी संस्कृति के लक्षण पूरे आ चुके हैं जो व्यक्ति ये सोचता है। तो हम हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यताओं को, सब कुछ को छोड़कर हम क्या कर रहे हैं,
किसी दूसरी चीज पर हम क्या कर रहे हैं, ललायित हो रहे हैं। और ये एक प्रशासनिक अधिकारी, मैं आप लोगों को ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी है, और प्रशासनिक अधिकारी को ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए, और ऐसा इसलिए नहीं समझना चाहिए क्योंकि आप उस जनता के लिए बनोगे और उस जनता के लिए काम करोगे जिसको आप वर्तमान समय में, आप लोग भी यही समझते हैं कि गंवार है, ये जाहिल है, अनपढ़ लोग हैं। तो उन्हीं लोगों के बीच में आपको रहना है और उन्हीं लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। तो क्योंकि भारत में आज भी ऐसा ही है, क्योंकि गाँव में, देहाती क्षेत्रों में आप देखेंगे तो उनकी संस्कृति आज भी जिंदा है। ये तो शहरी क्षेत्र है, और कुछ शहर है, गिने चुने जो शहर है, महानगर जो है, उन नगरों की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी और जगहों पर संस्कृति फिर भी जिंदी है। तो उन चीजों को आपको जानना है, इसलिए मैं इस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से संगीत रचनाएं और ये जो तरीके हैं, ये विचार हैं, ये सारी चीजें कहाँ से शुरुआत होती है, तो ये यात्राओं के माध्यम से ही ये सिलसिला शुरुआत होता है और ऐसे ही परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिएगा। तो इस सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा कि आज के लोग यात्रा क्यों करते हैं। इस सवाल का आपको लोगों को जवाब मिल गया होगा क्योंकि ये मैंने पूर्व कहानी सुनाई है आपको 16वीं शताब्दी की, यानी कि अंग्रेजों की कहानी जो सुनाई है मैंने इससे लिंक करके इसलिए सुनाई है क्योंकि आपको वर्तमान समय में भी यात्रा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से अंग्रेज भारत में आकर हमें आज उनकी पश्चिमी संस्कृति का गुलाम बना गए, और आज हम जिन चीजों का यूज करते हैं उनका निर्माण हमारे देश में ना होकर बाहरी देशों में उसका निर्माण होता है, और उन काफी सारी चीजों का जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है, वो सरकार को पे करना पड़ता है उन लोगों को। ठीक है, आपको तो पे करना ही है लेकिन सरकार को भी पे करना पड़ रहा है उन लोगों को। तो उन चीजों के बारे में आप लोग इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे। बस अभी हम इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। चलिए अब दूसरा टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि उस समय देशों का नाम क्या हुआ करता था। भाई अपना जो देश है भारत, इसका नाम इंडिया। इंडिया वही पश्चिमी संस्कृति की देन है कि आज हम इंडिया हो गए। और अगर हम भारत बोल दें या भारतवासी या हिंदुस्तान अगर हम बोलते हैं तो वही है कि आप देहाती क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या फिर हिंदी के विशेषज्ञ हो, आपकी पहचान यही है। तो हम इस पर बात करते हैं कि अपने देश का नाम कैसे हुआ, नामकरण कैसे होता है। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है और जिससे संस्कृत में जो है यानी कि सिंधु कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है सिंधु और उसका नाम है इंडस कहा जाता है। आपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाया होगा। एटलस आपने पढ़ा होगा, यूनान और ईरान के बारे में हम पढ़ते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तरी पश्चिम की ओर आने वाले जो ईरानी और यूनानी जो लोग थे उन्होंने सिंध को जो है हिंद या इंडस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूभाग को जो है उन्होंने इंडिया कहा और इस प्रकार से भारत का नाम क्या पड़ गया, इंडिया पड़ गया। ठीक है, तो इंडिया की कहानी तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इंडस से इंडिया हो गया। इसके बाद में भारत की कहानी वही भरत राजा का एक उदाहरण दिया जाता है कि भरत नाम के प्रयोग जो है उत्तरी पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था जो कि भरत के वंशज माना जाता था। श्री राम का भाई उनको बताया गया है, ऐसा कहा जाता है लोग। यानी कि एक काल्पनिक कहानी है और काल्पनिक कहानी पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी बुक में अगर लिखा गया है तो ये काल्पनिक कहानी भी सत्य मानी जाएगी। ठीक है, तो इस समूह का उल्लेख संस्कृति की आरंभिक लगभग यानी कि 3500 वर्ष पुराना है। कृत यानी कि ऋग्वेद के अंदर जो है इसका साक्ष्य मिलता है भाई। ठीक है, तो भारत का साक्ष्य जो है भरत का साक्ष्य मिलता है ऋग्वेद के अंदर। कृत नामक एक दोहा है, एक श्लोक है, उसके अंदर मिलता है इसका। ठीक है, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा और धीरे धीरे इस देश का नाम भारत पड़ गया। चलो अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि अतीत के बारे में कैसे जाने। चलो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई कि ये तो देश का नाम हो गया, नामकरण हो गया, लोग निवास करने लगे, व्यापार हो गया, परिवर्तन कैसे हुआ, उन चीजों के बारे में पता चल गया। चलो अब हम अतीत के बारे में क्या जानते हैं, अतीत के बारे में कैसे जानना चाहिए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अतीत की जानकारी हमें कई प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई जो पुस्तकें हैं उनको ढूंढना और उनके पढ़ने से हमें पता चल सकता है। ये पुस्तकें हाथों से लिखी होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, पिंडुलिपि या पांडुलिपि कहा जाएगा। पांडुलिपि इसको कहा जाता है, इसका शुद्ध शब्द का उच्चारण है ये पांडुलिपि। और इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको क्या जाता है, इंग्लिश के अंदर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट आप लोग सुने होंगे, कई बार आप लोग यूज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जहां पर आप फिल्म या फिर आप लोग यूज करते हैं नाटक, जो यूज करते हैं शायद नाटक होता है या फिल्म होती है, उसकी जो शूटिंग की जाती है तो उसमें आप कई बार देखे होंगे उसमें लिखा हुआ होता है। जब शॉर्ट वीडियोज आते हैं या फिर किसी चीज का ट्रेलर आता है तो उसमें लिखा हुआ होता है।
ठीक है। मिनी स्क्रिप्ट है यानी किसी भी चीज का मेन्यू तो आप लोग जानते ही होंगे किसको कहते हैं। मिनी स्क्रिप्ट का मतलब होता है शॉर्ट रूप, छोटा सा रूप। तो उसके बारे में, तो इसका अंग्रेजी पांडुलिपि जो होती है वो एक शॉर्ट रूप होती है और वो हाथ से लिखी होती है, हस्तलिखित होती है, उसको पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है, तो उसी को इंग्लिश के अंदर क्या कहा जाता है, मेन्यू स्क्रिप्ट कहा जाता है। और ये शब्द जो है मेन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है निकला, यानी कि हाथ से निकला या फिर हाथ से लिखा हुआ होता है। पांडुलिपि का प्राय किस पर लिखी जाती थी कि ताड़पत्र जो हुआ करता था उसके ऊपर लिखी जाती थी। तथा हिमालय जो है, हिमालय के क्षेत्र, ये जो ताड़ पत्र या फिर जो ये एक बुर्ज नामक एक पौधा हुआ करता था जिसकी छाल के ऊपर ये लिखा गया था इस समय। तो इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो देखिएगा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ है, उसकी छाल की विशेषता यह है कि तैयार जो भोजपत्र होता था उसके ऊपर ये लिखी जाती थी। ठीक है, तो पांडुलिपियां किसके ऊपर लिखी जाती थी, एक पेड़ होता था जिसका नाम है, या तो ताड़पत्र का पेड़ होता था उसकी छाल पर लिखी जाएगी, उसके पत्ते पर लिखी जाएगी, या फिर बुर्ज नामक एक पेड़ हुआ करता था उसकी छाल पर लिखी जाती थी। ठीक है, तो ये ताड़पत्र उनसे तैयार किए जाते थे। ताड़पत्रों की बनी पांडुलिपियों की एक पृष्ठ है। ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले ही लिखी गई थी, यानी कि किताबें बनने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। अलग अलग हिस्सों को काटकर क्या किया जाता था, एक हिस्से में बांध दिया जाता था। और बुर्ज पेड़ की जो छाल है, छाल से बनी होती थी, बनी ऐसे ही होती थी जैसे कि पांडुलिपि को तुम या फिर अपन देख सकते हैं। अब आप लोगों को देखेगा पांडुलिपि आप लोग कहाँ देखेंगे, आप लोगों को इस प्रकार के चित्र देखेगा। यहाँ पर एक चित्र आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये येलो जो चित्र है ये पांडुलिपि है आपकी। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखी हुआ करती थी। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा कि यार ये इतने लंबे समय में सड़ी गली नहीं क्या, या इनको दीमक नहीं खाई गया क्योंकि ये पेड़ की है। तो ये जो जितनी भी पांडुलिपियां लिखी गई थी पहले, तो इनकी जानकारी संपूर्ण रूप से हमें मिली नहीं है, लेकिन कुछ पांडुलिपियां जो है हमें प्राचीन मंदिरों के अंदर और इमारतों के अंदर सुरक्षित मिलती है। तो मंदिरों के अंदर इन चीजों को आप लोग देखेंगे, कभी भी साउथ मूवी आप देखेंगे तो मंदिरों के अंदर प्राचीन जो ताम्रपत्र होते थे वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उनके माध्यम से आप लोगों को इन चीजों के बारे में पता चलता है। इतने वर्षों में इन पांडुलिपियों को कीड़े नहीं खा गए क्या, तथा कुछ नष्ट नहीं हुआ क्या? फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय पांडुलिपियां मंदिर और वहीर जो हुआ करते थे, गुफाएं जो हुआ करती थी, उनमें मिलते हैं। इन पुस्तकों को धार्मिक मान्यताएं हैं, इनके धार्मिक व्यवहार भी है, राजाओं की जीवनियां हैं, औषधियों का ज्ञान है, विज्ञान के बारे में जानकारी है, सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनमें से कई संस्कृत में लिखी हुई है, जबकि कई अन्य प्राकृतिक भाषा में, तमिल भाषा में, तथा प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे उस समय, तो इनका प्रयोग भी किया गया। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्र या पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षित कठोर सतह के उत्कीर्ण किया गया है और मिलता है। कभी कभी शासक अन्य लोगों को अपने आदेश पर इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनके बारे में, उनके नियमों की पालना कर सके। ठीक है, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें से राजा और रानियां सहित अन्य स्त्रियों का भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया जाता था। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाई में अर्जित विजय लेख के बारे में भी चर्चा करते थे। देखिएगा, इसके अंदर एक शॉर्टकट आप लोगों को एक चित्र दिख रहा होगा। इस चित्र के माध्यम से देखिएगा, ये एक लिपि में लिखा हुआ उत्कीर्ण एक लेख है जो एक राजा द्वारा लिखा गया है। इसमें देखिएगा एक साइड में आप पढ़िएगा एक बार, लगभग देखिएगा कब की बात की जा रही है, लगभग 2500 यानी कि 2250 वर्ष पुरानी ये अभिलेख है। वर्तमान में अफगानिस्तान के कांदर से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक के नाम है और अशोक शासक के आदेश उत्कीर्ण करवाए गए। इस शासन में विषय कक्षा 8 के अंदर हम इसका विस्तार रूप से हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो कक्षा 8 में हम इसको पढ़ेंगे। यह अभिलेख इस क्षेत्र के प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों की भाषा में निर्माण या निर्मित है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का क्या लाभ थे? ऐसा करवाने पर क्या क्या कठिनाइयां आती होगी? ये भी एक सवाल है, यूपीएससी की तरफ बीच बीच में एनसीईआरटी में सवाल पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के अतीत के बने प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए व्यक्ति पुरातात्विक वेता कहलाते थे और पुरातात्विक वेता जो है पत्थर और ईंट से बनी हुई इमारतों के अवशेष, चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करता है। वो औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण तथा सिक्कों के प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं के बनी हो सकती है। ऐसे
तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट हो सकते हैं। पुरातात्विक जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बचा पाते थे। यदि अन्न का दान अथवा लकड़ी की टुकड़ा जल जाता था तो वो जला हुआ का रूप बचा रहता था या नहीं रहता था, उसके बारे में क्या पुरातात्विक वेदाओं के द्वारा बहु कपड़ों का भी अवशेष मिलता होगा या उनको मिला होगा। तो देखिएगा, इस प्रकार से एक बर्तन आपके सामने दिख रहा होगा, एक मटके की आकृति का एक बर्तन है, इस प्रकार से एक टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से एक आकृतियां बनी हुई है। तो ये सारे जो है ये यानी कि एक प्राचीन नगर का प्राप्त पात्र है। इसी तरह से पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं तरफ आपको एक पुरानी चांदी की सिक्का दिखेगा, ये देखो सिक्का नुमा है। इसी प्रकार से ये सिक्का जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व का बताया गया है। हमारे द्वारा आज भी प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये सिक्का कैसे भिन्न है, इसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिएगा, एनसीईआरटी बुक के अंदर हर पैराग्राफ में, हर पॉइंट में जो है कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क है, और वो क्वेश्चन मार्क के माध्यम से ही आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि किसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। देखिएगा, आगे देखिएगा, पेंडोलोबिया अभिलेख तथा पुरातात्विक ज्ञाताओं की जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अब इतिहासकार शब्द की परिभाषा अगर आप लोगों से पूछी जाए कि इतिहासकार कहते हैं किसे हैं, तो उसके बारे में देख लीजिएगा। जो अतीत का अध्ययन करता हो, स्रोतों को प्राप्त करता हो, अतीत के बारे में पढ़ने में बहुत रोचक हो सकता हो, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण हो सकता है या करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विक वेदा तथा उन्हें जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुरंग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि हमारा बीता हुआ समय के बारे में जानना इतिहासकार कोशिश करते हैं। पुरातात्विक वेदा किसको कहा जाता है? जो कि आभूषण, सिक्के, बर्तन या फिर उस समय जो प्रयोग किए गए व्यवसाय के साधन, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जिसको अवशेष रूप में प्राप्त हुआ हो, किसी चीज का अवशेष प्राप्त हुआ हो और उसका अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातात्विक वेदा कहा जाता है। और इतिहासकार उसको कहा जाता है जो कि प्राचीन समय में या फिर अतीत में जो घटना घटित हुई है उनको एक क्रमबद्ध तरीके से सही जानकारी एकत्रित करे और उनको कुछ स्रोतों के माध्यम से, स्रोत का मतलब क्या होता है कि लिखित, जिस प्रकार से मैंने बताया कि एक ताम्र पत्र मिलता है, ठीक है, इसी प्रकार से गुर्ज नामक वृक्ष होता है जिसकी छाल के ऊपर पत्र लिखे मिलते हैं, जो कि कई सारे विहार हो गए, कई सारे मंदिर हो गए, है ना, उनके अंदर उनका साक्ष्य मिलता है। तो उनके बारे में, उन स्रोतों से ही इतिहास के बारे में, अतीत के बारे में जानने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति इतिहासकार होता है। इतिहासकार और पुरातात्विक वेदा दोनों में अंतर है, दोनों का वर्ग भी अलग है, लेकिन दोनों किसकी जानकारी प्राप्त करते हैं? इतिहासकार किसकी जानकारी प्राप्त करेगा? यानी कि लिखित रूप में किसी चीज का साक्ष्य या स्रोत उसको प्राप्त होगा, तभी वो किसी चीज को क्या मानेगा? वो इतिहासकार है जो उसके बारे में अध्ययन करेगा और वो अतीत के बारे में और जानकारियां खबरेगा। लेकिन पुरातात्विक वेदा उसको कहा जाएगा जो व्यक्ति को किसी आभूषण के रूप में या किसी प्राप्त के रूप में या किसी प्रकार से उसको एक प्राप्त वस्तु हो या फिर स्रोत हो, स्रोत उसको इतिहासकार स्रोत का काम है, लेकिन जिस चीज को भिन्न रूप से या फिर एक अवशेष के रूप में कोई चीज प्राप्त की गई हो, उस चीज को अवशेष के रूप में अगर अवशेष मात्र कोई भी चीज मिलती है तो उसका अध्ययन करना पुरातात्विक वेदा का काम है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। चलिएगा, ज्यादातर आप लोगों को इतिहास में परिभाषाओं पर ध्यान देना है, क्योंकि परिभाषाएं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो उस समय बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। चलिएगा, आगे चलते हैं। अतीत एक या अनेक है? अतीत एक ही है या अनेक है? अतीत के बारे में जानकारियां, उनके बारे में हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा, क्या तुमने इस पुस्तक में शीर्षक में हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? ये अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, ऐसा तथ्य की ध्यान दिलाने के लिए कि अलग अलग समूह के लोगों को अलग अलग अतीत माना जाता है। उदाहरण के लिए पशुपालक, कृषक जीवन, राजाओं रानियां जीवन तथा व्यापारी जीवन, शिल्पकार जीवनों में बहुत भिन्न है। जैसे कि आज हम देखते हैं उसी समय के देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों का व्यवहार, रीति रिवाज की पालना करते थे। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपने भोजन में मछली पकड़कर शिकार करते थे और शिकार करके तथा फल फूल का संग्रहण करके ही प्राप्त करते थे और उनसे अपना जीवन पसारा चलाया करते थे। इसी के विपरीत शहरों में रहने वाले लोगों को खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तिगतों पर निर्भर रहना पड़ता था। उसी तरह से भेद जो है अतीत में भी विद्यमान है। इन्हीं के अतिरिक्त अन्य तरीके या फिर अन्य तरह के भेद हैं। उस समय शासक अपनी विजय लेखा जोखा रखा करते थे। यही कारण है कि उन शासकों को उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी जानकारियां होती है, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक
और कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमियों के बारे में प्राय जानकारी कम मिलती है हमें। ठीक है, पुरातात्विक की सहायताओं से उनके जीवन को जानने की मदद मिलती है। हालांकि अभी इन्हीं के बारे में बहुत कुछ जानना शेष रह गया है। अभी भी इतिहास परिपूर्ण नहीं है। इतिहास के बारे में काफी सारी जानकारियां ऐसी है जो अभी भी प्राप्त नहीं हुई है। कहने का मतलब इतिहास कभी पूरा नहीं हो सकता। तिथियों का मतलब क्या है? चलो इतिहास में ये चीजें तो समझ गए कि हमने कैसे पढ़ा, और इतिहास एक है अनेक है। तो ऐसा है कि इतिहास एक ही है, अनेक नहीं है। लेकिन बात यह है कि इतिहास के अंदर दो प्रकार के लेखा जोखा मिलते हैं जिससे थोड़ी सी भिन्नता नजर आती है। एक भिन्नता जो राजा महाराजाओं की, रानियों की कहानियां, उनकी युद्ध प्रणालियों के बारे में, उनके राजनीतिक करियर के बारे में जो जानकारियां प्राप्त करते हैं वो एक उच्च या धनाढ्य वर्ग की ही जानकारियां प्राप्त होती है। तो वो तो विशेष रूप से आपको ज्यादा मिलेगी। क्यों मिलेगी ज्यादा? क्योंकि जिस प्रकार से आपको पता है कि वर्तमान समय में भी अगर आप सरकार की बात करेंगे, जिस सरकार की ज्यादा चर्चे होंगे, जिसकी सरकार होगी उसकी ज्यादा चर्चाएं होंगी। तो उसी समय भी राजा हुआ करते थे, तो राजाओं की ज्यादा चर्चा हुआ करती थी। राजा ही हर काम करवाया करते थे उस समय। ठीक है, आज अगर आप देखेंगे तो चलो उस समय की बात कर लेते हैं। वर्तमान समय से अगर आप लिंक करके देखेंगे तो वर्तमान समय में सरकार के द्वारा जो बनाए गए जो भवन है, या सामुदायिक भवन ले लीजिए, अस्पताल ले लीजिए, स्कूल भवन ले लीजिए, या कोई भी किसी भी प्रकार की इमारत का निर्माण किया गया हो, तो उसमें और जो पर्सनल यानी कि एक व्यक्ति किसी चीज का निर्माण करवाता है उसमें काफी डिफरेंस होता है। एक तरीके से अगर आप कहेंगे तो उसकी बनावट में ही डिफरेंस होता है। तो उसी प्रकार से उस समय की कहानियां हैं, क्योंकि जो जिस प्रकार से राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो विशेष तौर पर उनके लेखा जोखा लिखवाया करते थे। लेकिन एक आम आदमी, जिस प्रकार से कृषि करने वाला व्यक्ति हो गया, एक व्यापारी हो गया, एक पशुपालक हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार के एक आम आदमी जो है उनके बारे में ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन उनके बारे में जानने के लिए हमें जो स्रोत मिलते हैं वो हमें पुरातात्विक वेदा लाकर देते हैं। पुरातात्विक वेदा जो है अवशेष जो होते हैं उन्हीं से मात्र कल्पना करते हैं और उन्हीं से पता लगाते हैं कि ये व्यक्तियों का जीवन कैसा था, यहाँ पर लोग किस प्रकार से रहते थे। तो ये जानकारी वहां से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये सवाल का आपको जवाब मिल गया कि इतिहास या फिर अतीत हमारा जो है एक ही है, अनेक नहीं है। ठीक है, तो अतीत सबका क्या है? एक है। लेकिन बस ये फर्क इतना है कि धनाढ्य वर्ग के बारे में ज्यादा लिखा गया है और एक लो फैमिली या फिर आपको जिसको बोलते हैं कि कमजोर वर्ग जिसको आप कहते हैं, तो उसके बारे में नहीं लिखा गया है। तो इतिहास में अनेक नहीं है, एक ही इतिहास होगा, गरीबों का, अमीरों का, सबका मिल गया एक ही इतिहास है। अब तिथियों के बारे में मतलब समझ लेते हैं कि तिथियां क्या होती थी उस समय। अगर हम तिथियों के बारे में या तिथि के विषय के बारे में पूछा जाता है तो शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह के कहीं भी वर्ष बताएंगे, जिस प्रकार से हम बताएंगे 1980, 1885, 1858, 1857, ऐसे हम बात करेंगे। तो उस साल की हम बात कर रहे हैं, उस वर्ष की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? अभी 2000 चल रहा है तो 2000, अभी 23 चल रहा है तो 2023 बोलेंगे। 1857 जब हम बात करेंगे तो ये जो अंतर है, जो डिफरेंस है, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसके बारे में जानकारी देखते हैं कहाँ से शुरुआत होती है। तो इसी तरह से वर्ष बताएंगे। वर्ष की गणना ईसा धर्म के प्रवर्तक माना जाता है ईसा मसीह को, और उसके जन्म की तिथि से ही शुरुआत की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद से बात की जा रही है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसा पूर्व से पहले के रूप में माना जाता है। इसी पुस्तक में हम 2000 को अपने आरंभिक बिंदु को मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे? तो एक बार मैं आपको इतिहास की तिथियों के बारे में एक शब्दावली है, उसका प्रयोग किया जाता है, अपने लिए इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं, इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो देखिएगा ये चीज हमारे लिए इंपोर्टेंट है। अंग्रेजी में जो है इसको बीसी कहा जाता है, हिंदी में इसको ईसा पूर्व कहा जाता है। इसका तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि इंग्लिश के अंदर ईसा पूर्व होता है। और इसी प्रकार से देखिएगा कभी कभी कुछ तिथियां जो है, तिथियों से पहले एडी लगा हुआ होता है, जिसको हिंदी में ईस्वी कहा जाता है, और लिख पाते हैं, यानी कि एनोडामिन कहते हैं इसको, जिसका मतलब होता है दो लैटिन भाषा के दो शब्द हैं उनसे मिलकर बने हुए हैं, और इस शब्द का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी कि उसके जन्म के वर्ष से माना गया है। कभी कभी एडी की जगह पर सीई तथा कभी कभी वीसी की जगह पर वीसीआई का प्रयोग होता है। सीआई अक्षर का प्रयोग जो है कॉमन एरा तथा वीसीआई का
बिफोर कॉमन एरा के लिए उपयोग में लिया जाता है या प्रयोग में लिया जाता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों में अभी भी इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों को इस रूप में प्रयोग में लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। 200 वर्ष पहले ही इस प्रकार की तिथियां मानने लगे हैं। ठीक है, कभी कभी अंग्रेजी में वीपी अक्षर का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से पहले होता है। इसी प्रकार से प्रश्न 3 के अंदर अन्य जानकारी हम पढ़ चुके ऑलरेडी। ठीक है, तो अक्षरों का समूह होता है। तो आप लोग इस चीज से क्या समझ पाए कि ईसा पूर्व ही नहीं बल्कि ईसवी, ईसा पूर्व और इसके बाद में बिफोर कॉमन एरो और कॉमन एरो जिसका हम लोग वीसीआई और वीसीई के बारे में जानकारी आप लोगों को प्राप्त हुई। यहाँ से हमें नई जानकारी ये प्राप्त हुई कि हम अब तक तो केवल ईसा पूर्व और ईसा के बारे में ही जानते थे, लेकिन एनसीईआरटी बुक पढ़ने से और इतिहास के स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें 2 चीज यहाँ पर नई देखने को मिली। और वो चीज क्या है? एक आपके लिए नई चीज है वीसीई और दूसरी चीज आपके लिए नई है सीई। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोगों को पता चला। तो इसी प्रकार से एनसीईआरटी में काफी सारे ऐसे स्रोत छुपे हुए हैं जो कि आप लोगों को अध्ययन करने से धीरे धीरे पता चलेगा। मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों शब्दों के बारे में आज से पहले आप लोगों को जानकारी प्राप्त होगी। कुछ नामात्र विद्यार्थी होंगे जिनको प्राप्त की होगी या फिर उन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने इतिहास पढ़ाया था तब भी इन चीजों के बारे में जिक्र किया था। लेकिन जो विद्यार्थी नए शुरुआत कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को इन चीजों के बारे में पता नहीं होता। चलिएगा, इसी प्रकार से देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं आगे। अब ये लेसन आपका जो है इसके अंदर से लगभग ये पूरा समाप्त हो चुका है। इसके अंदर कहाँ, कब, कैसे सारी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो चुकी है। तो अब हम इसकी, मैंने एक बार आप लोगों से वादा किया था शुरुआत में, जब मैंने एनसीईआरटी की शुरुआत करने की बात की थी उस सेशन में मैंने आपको एक बात कही थी कि हमें कई बार जो है किसी चीज को लंबे समय तक याद रखने के लिए हमें कीवर्ड्स की जरूरत पड़ती है। एनसीईआरटी बुक के अंदर ऑलरेडी कीवर्ड्स होते हैं। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो उसमें ऑलरेडी कीवर्ड्स होते हैं। जो एक पैराग्राफ बना होता है जिसके अंदर लिखा होता है उपयोगी शब्द। अब उपयोगी शब्द के अंदर देखिएगा, अगर आपको पता है कि ये जो लेसन हमने पढ़ा है, ये जो 1 घंटे का 1.5 घंटे का जो सेशन हुआ है, इसका सारांश मात्र कितने शब्दों में? 7 शब्दों के अंदर इसका मात्र सारांश है। केवल 7 शब्दों के पीछे ही हम इतना पढ़े थे। अब आप लोगों को पता, आश्चर्य होगा ये जानकर कि 7 शब्दों के लिए ही मात्र हमने इतना टाइम लगा दिया। अब देखिएगा वो 7 शब्द कौन से हैं। तो इसका सारांश ये निकल कर आता है। पहले हम यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अब की पॉइंट आपको कैसे नोट्स करने हैं, अब नोट्स आपको तैयार करने हैं, जैसे कहाँ, कब, कैसे। ये सवाल मैंने आपको पहले बता दिया कि इनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। अब आपको नोट करना है यात्रा। यात्रा से आप लोगों को पता चलेगा कि यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है। जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया कि यात्रा की शुरुआत इस प्रकार से होती है, नदियां, पर्वत, पहाड़, व्यापार, एक वस्तु से एक जगह से दूसरी जगह पर व्यापार करने के लिए लोग जाते थे, यात्राएं हुआ करती थी, जानकारियां प्राप्त करते थे। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर अपने क्या करते, संस्कृति का आदान प्रदान करते थे, बोलचाल, भाषाओं का आदान प्रदान करते थे। तो यात्राओं की शुरुआत कहाँ से हुई? वहां से हुई। कीवर्ड हो गया ना यात्रा। यात्रा से आपको उतनी चीजें याद आ जाएगी जितनी चीजें मैंने आपको बता रखी है। इसके बाद में दूसरा शब्द है आपकी पांडुलिपि या पिंडुलिपि। तो पिंडुलिपि शब्द से आपको पता है कि किसके वृक्ष पर, यानी कि यक्षु का वृक्ष होता है, उसकी छाल पर बनाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता है कि ये कहां पर मिलेगा, इसका साक्ष्य कहां मिला? मंदिरों में मिला करता था, या फिर कहां पर मिला करता था? वहीरों में मिला करता था, या फिर कहां पर मिला? गुफाओं में मिला इनका साक्ष्य। तो ये सारी, उनके अंदर क्या चीजें लिखी जाती थी? राजा महाराजाओं की विजयों के बारे में लिखा जाता था, राजा महाराजाओं की रानियों की, दासियों की कहानियां लिखी जाती थी, उस समय के धर्म के बारे में, उस समय के राजनीतिक कैरियर के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। पिंडुलिपि शब्द से ये चीजें क्लियर हो गई। अभिलेख, तीसरा शब्द इसमें अभिलेख का प्रयोग किया गया है। चौथा शब्द इसमें पुरातत्व का प्रयोग किया गया है। पुरातात्विक शब्द आप लोगों ने, मैंने आपको बताया विस्तार से। इतिहासकार क्या होता है, इतिहासकारों के बारे में आप लोगों को मैंने बताया। स्रोत क्या होते हैं, ये भी कीवर्ड है। स्रोत से भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि स्रोत का मतलब है इतिहासकार। इतिहासकार किसको कहेंगे? जो स्रोतों के माध्यम से इतिहास की जानकारी देगा उसको हम इतिहासकार कहेंगे साहब। ठीक है, उसी प्रकार से पुरातात्विक वेदा किसको कहेंगे? जो कि हमें किसके रूप में? अवशेषों के रूप में जानकारी प्राप्त देगा। अवशेषों का मतलब होता है साक्ष्य के रूप में जानकारी देगा। ठीक है, तो वो साक्ष्य के रूप में अवशेष लाकर देगा, उसको हम पुरातात्विक वेदा मानेंगे। तो पुरातात्विक वेदा और इतिहासकार दोनों मिलकर क्या लिखते हैं? इतिहास लिखते हैं। और इतिहास के बारे में, यानी किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं? दोनों मिलकर। तो दोनों की जो वस्तुएं हैं और दोनों के जो स्रोत है वो दोनों मिलकर हमारे अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करवाते हैं। इसके बाद में अज्ञात लिपियों के बारे में अर्थ निकालना है। इसके बारे में हम आगे कल्पना करेंगे और आगे हम अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों को पता चला 7 शब्दों के अंदर पूरा लेसन समाया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि कीवर्ड्स बनाइए। नोट्सों के पीछे आप इस प्रकार से पागल मत होइए कि आप वापस किताब छाप देंगे।
अगर मैं चाहता तो आपको बीच बीच में मैं आप लोगों को नोट्स लिखवा सकता था इसमें से, लेकिन कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अगर आपको नोट्स नहीं लिखना है, किताबें नहीं बनानी है आपको दोबारा, केवल आपको कीवर्ड्स याद रखना है। इस लेसन के अंदर अगर आपको 7 शब्द याद है, यात्रा, पिंडुलिपि, अभिलेख, पुरातात्विक, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपियां, अगर ये 4-5 चीजें आपको याद है तो आपको पूरा लेसन याद है, और ये हमेशा याद रहेगा अगर आपको ये 7 शब्द याद रहेंगे तो, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ पूरी। तो इसलिए एनसीईआरटी के नोट्स बनाने के लिए आपको जरूरी नहीं है, और फिर भी आप लोगों को लगता है तो आप लोग बना सकते हैं। चलिए अब हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, क्या वाक्य में आप लोगों ने पढ़ा है। अपने आप से ईमानदारी से इस सवाल का जवाब ढूंढना और ईमानदारी से आप जवाब देना। कमेंट बॉक्स में आप जवाब छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा कि आपकी एक्टिविटी पता चलेगी कि आप क्या वाक्य में जिंदे हैं या मर चुके हैं। काफी लंबा सेशन हो चुका है इसलिए। तो देखिएगा, तुम्हें एक पुरातात्विक वेदा का साक्षात्कार लेना है, यानी कि पुरातात्विक वेदा से आपको इंटरव्यू लेना है, और उस इंटरव्यू के अंदर आप लोग क्या क्या पूछेंगे वो 5 सवालों के जवाब आपको ढूंढने हैं। यानी कि 5 क्वेश्चन आपको ऐसे बनाने हैं कि आप एक पुरातात्विक वेदा से सबसे पहले क्या सवाल करेंगे। पुरातात्विक वेदा का मतलब आप समझते हैं कि अवशेष मात्र हमें लाकर देगा, और अवशेषों से हमें जानकारी देगा कि इस समय इस प्रकार का भोजन बनाया करते थे लोग, इस समय इस प्रकार के खान पान था, इस प्रकार की संस्कृति थी, इस प्रकार का रहन सहन था, इस प्रकार की कृषि थी, इस प्रकार से शिकार करते थे, इस प्रकार से पशुपालन करते थे, इस प्रकार से व्यापार करते थे। इन सबकी जानकारी लाकर कौन देगा, साक्ष्य के रूप में कौन जानकारी देगा हमें, वो देगा आपको पुरातात्विक वेदा। तो पुरातात्विक वेदा से आपको 5 सवाल पूछने, 5 सवाल आप नोट कर लीजिए इसकी पॉइंट्स के अंदर ही, पूरा लेसन आपको याद रहेगा। पुरातात्विक वेदा के बारे में आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे, और ऐसा सवाल चाहे पूछे या ना पूछे, लेकिन आपके लिए शब्द बहुत उपयोगी होगा। आप इस शब्द का अर्थ कभी भी नहीं भूल पाओगे। और अगर पुरातात्विक वेदा और इतिहासकार 2 शब्द अगर आपको इतिहास में समझ आ जाते हैं, और एक इतिहास, 3 शब्दों का अर्थ अगर आप सामान्य रूप से समझ लेते हैं, सामान्य रूप से लगभग सभी जानते हैं, लेकिन अगर विस्तार पूर्वक आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो आपको इतिहास विषय पढ़ना बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा, और ना बिल्कुल बोरिंग लगेगा, क्योंकि आपको हर शब्द की परिभाषा और अर्थ पता है। हमारे सामने समस्या यही है कि हम जिस चीज को पढ़ना चाहते हैं, जिस चीज की शुरुआत करते हैं, उसके बारे में जानते कुछ नहीं है, बस हम पढ़ते चले जाते हैं। इतिहास के बारे में हम पढ़ते चले जाते हैं। आप कई बार यूपीएससी की 2-2, 3-3 साल तक तैयारी करने वाले विद्यार्थी से इतिहास की परिभाषा पूछेंगे तो वो तक नहीं आएगी कि इतिहास होता क्या है, इतिहास कहते किसे। जिस प्रकार से मैंने 5 सवाल आप लोगों से पहले ही पूछा है इतिहास की किताब पढ़ाने से पहले कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, पहला सवाल, इतिहास के बारे में क्यों चिंता करनी चाहिए, उसके बारे में मैंने 5 रीजन आपको दिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों के अंदर एनसीईआरटी से जिज्ञासा पैदा होती है, और ये जिज्ञासा ही आप लोगों को क्या बनाती है, एक सिविल सेवक बनाती है। सिविल सेवक के साथ में आपको समाज के बारे में एक सामान्य जानकारी देकर एक जिम्मेदारी नागरिक भी बनाती है साथ में। तो इस चीजों का विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार से इसके अंदर कुछ तिथियां दी गई है, महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात कर लेता हूं मैं। इनको भी आप कीवर्ड्स के माध्यम से आप लोग इनको नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं, क्योंकि कीवर्ड्स मेरे पास यही है। आपके पास में नोट्स में लास्ट में हर लेसन के नोट्स जो है लास्ट में केवल लगभग 20 या 22 शब्द लिखवाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा। इसमें तो शायद इतने भी नहीं लिखवा पाऊंगा। तो देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। कृषि का आरंभ कब होता है, यानी कि मानो एक प्रकार से साक्ष्य क्रम मानते हैं। आप किसी भी गाइड या किसी पुस्तक पर डिपेंड मत रहिए। आपको मैं बताता हूं कि कृषि का आरंभ कब हुआ था, तो 8000 वर्ष पूर्व माना गया है कृषि का आरंभ। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। सिंधु सभ्यता की प्रथम नगर की स्थापना कब की गई या कब हुई थी, तो ये हुआ था 4300 वर्ष पूर्व। क्या मिला है, ये साक्ष्य एक तरीके से। ये एनसीईआरटी की मान्यता है, और एनसीईआरटी की मान्यताएं आपके एग्जाम में कभी भी कोई सवाल गलत नहीं करवाएगी। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम नगर की स्थापना की अगर हम बात करते हैं 4300 वर्ष पूर्व माना गया है। गंगा घाटी के नगर जो है, जिसमें मगध का बड़ा राज्य माना गया था, मगध को वर्तमान समय में आप बिहार के समय बात कर सकते हो, तो मगध की अगर हम बात करें तो बड़ा राज्य था। इसकी जानकारी हमें कब मिलती है, 2500 ईसा पूर्व की बात है ये, जब मगध जो है बड़ा राज्य हुआ करता था भारत के अंदर। गंगा घाटी यानी कि गंगा नदी जो है उसकी घाटी के अंदर एक नगर था, और उस नगर का नाम था मगध, और मगध एक राज्य था। अगर आप और इतिहास डीप से पढ़ेंगे तो मगध एक क्या बताया जाएगा, देश भी बताया जा सकता है। वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं तो बिहार की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 2500 ईसा पूर्व की बात है ये। इसके बाद में वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष पूर्व की ये कहानियां हैं सारी, ठीक है। तो आप लोगों को क्या, कब, कहां और कैसे की जानकारी पूरी प्राप्त हो चुकी होगी। आओ अब एक बार हम याद कर लेते हैं, निम्न को सम्मिलित करते हैं। नर्मदा घाटी कहाँ है, इसका जवाब आप लोग देंगे। नर्मदा घाटी की अगर हम बात करें तो कहां पर माना गया है ये बताइएगा।
तो देखिएगा यहाँ पर आपके सामने मिलान करने वाले चिन्ह है और इसमें यूपीएससी के क्वेश्चन जो है ऐसे कैसे ही बनते हैं डायरेक्ट। अब इन क्वेश्चनों का जवाब आप लोग देंगे तो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि पार्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, पहला बड़ा राज्य कौन सा था? अभी मैंने हाल ही में आपको बताया कि कौन सा था, मगध राज्य हो गया। गौर पहाड़ी या गौर पहाड़ियां कहाँ है आप लोगों को पता है? मैंने बताया था अभी कि मध्य के अंदर जो है कौन सी पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वतमाला थी। उधर अगर उत्तर की बात करते हैं हिमाचल यानी कि हिमालय, अगर हम बात करते हैं पश्चिम की तरफ पाकिस्तान की तरफ, तो उन पर्वतमालाओं की बात कर रहा हूं मैं। तो उसके अंदर से देखिएगा गौर पहाड़ियां कहाँ थी? ब्रह्मपुत्र नदी याद कीजिएगा, कावेरी नदी याद कीजिएगा, दक्षिणी तट याद कीजिएगा, आपको भी याद आ जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि मानचित्र के अंदर था ये। इसके बाद में देखिएगा सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी थी, मानचित्र में आप लोगों को पता है सारी चीजें, ठीक है। तो वहां से आप इसको देख लीजिएगा। गंगा घाटी, गंगा घाटी के बारे में प्रथम जो नगर था गंगा घाटी किसे कहा गया था, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। गंगा घाट के ऊपर मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने एक कीवर्ड डलवाया था कि गंगा घाट के अंदर सबसे बड़ा राज्य जिसका नाम था मगध, वर्तमान समय में बिहार, ठीक है। पेंडुलिपियां तथा अभिलेखों का एक प्रमुख अंतर बताइए, इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। इसके बाद में ये 3-4 सवाल आपसे ये बच्चे पूछ रहे हैं, इनका जवाब भी आप लोग देंगे। मैं अगली क्लास में आप लोगों से मिलूंगा और उसके अंदर अध्ययन नंबर 2 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आखेट, खाद्य संग्रहण, भोजन उत्पादन तक हम लोग कैसे पहुंचे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोग मुझे विदा देंगे, बस इतना ही काफी है। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? क्लास काफी लंबी हो चुकी है, कल से थोड़ा शॉर्ट करेंगे। तो आज की क्लास में आप लोग मुझे विदा देंगे और अगली क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप सभी